हम लोग एटम के बारे में कुछ देखेंगे। इस बारे में ऑलरेडी तुम लोग पहले से कुछ कुछ जानते हो, कुछ कुछ क्या बहुत कुछ जानते हो। क्या? एन एटम इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ढेर सारा एटम मिलता है तो क्या बनता है? एक एलिमेंट बनता है ना। हर एलिमेंट का जो फंडामेंटल बेसिक पार्ट होता है वो कोई ना कोई एटम ही होता है। और फिर एक एटम के अंदर में इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी पहले से पता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना होता है कोई एटम। ठीक है, अब आओ, यहां तक पहले से पता हो, लिखने की जरूरत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सब पता है, बस खाली थोड़ा सा जान जाओ कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन चूंकि हमारा पॉजिटिव पार्टिकल होता है इसलिए P प्लस, ये नेगेटिव पार्टिकल होता है इसलिए E माइनस। इसको खोजा था किसने? बोलो, रदरफोर्ड ने। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन को किसने किया था? चैडविक ने। जेम्स चैडविक पूरा नाम था, जेम्स चैडविक। क्या? गोल्डस्टीन। अरे गोल्डस्टीन ही खोजा था ये वाला प्रोटॉन, लेकिन वो नाम नहीं दे पाया था। वो नाम नहीं दे पाया था कि ये यही तुम्हारा प्रोटॉन है। वो इसको कैनाल रेज बोला था। वो जब डिस्कवर किया था ना गोल्डस्टीन ने, तो उसने प्रोटॉन का क्या नाम बोला था? उसने इसका नाम बोला था कैनाल रेज। बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उसने नाम दिया इसका प्रोटॉन। ये ठीक वैसे ही है जैसे जे थॉमसन साहब ने इसको डिस्कवर किया तो स्टार्टिंग में इसका नाम क्या दिया गया था? स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? मेगाट्रॉन। स्टार्टिंग में इस इलेक्ट्रॉन का नाम था मेगाट्रॉन्स। बाद में नाम चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो इरेजर ये मिटा दें। अब आओ, अब हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे? ये सब बेसिक बात है, ये सब तो पता है बच्चा को 9th 10th में ही पता है। ठीक, हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? जे थॉमसन ने खोजा था। तो यहां पर उसने कैसे खोजा था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो हमने वही दोनों लिख दिया यहाँ पर। लाइन थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही सीधा है, देख लेना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया किससे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कैसे किया था अब उसको समझो जरा सा। हाँ, तो जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने, देखो, तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले कैसे डिस्कवर किया? उसने एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब। किसने? ये जो भी बता रहा हूं मेरा नहीं है, किसने? जे थॉमसन ने। कि कैसे उसने इलेक्ट्रॉन को खोजा था वही बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया था कि यहां पर लिया था एक ठो ग्लास का ट्यूब। क्या लिया था? ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब में दोनों एंड में उसने मेटल का कैप लगा दिया, मेटल लगा दिया। तो चलो लेट सपोज कि ये तुम्हारा मेटल का कैप है, एक यहां भी एक मेटल का कैप लगा दिया। ये तुम्हारा क्या है? मेटल कैप है। ठीक है, ये तुम्हारा मेटल का कैप है, ये भी तुम्हारा मेटल है। और ये क्या है? ये तुम्हारा ग्लास ट्यूब है जिसमें गैस भरा हुआ है कोई। और इसी में उसने यहां पर क्या लगाया था? एक वैक्यूम, है ना। और इस वैक्यूम का काम क्या था? इस वैक्यूम का काम, इसको वैक्यूम बोलते हैं, VACCUM। ये क्या करता है कि इस गैस को ना पूरा यहां से बाहर निकाल देता है। पूरा जब बाहर निकाल देता है तो इसका मेन काम क्या हो गया कि ये इस ट्यूब के अंदर में
लो प्रेशर कंडीशन को बनाता है। लो प्रेशर क्यों, यहां बोल दो अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब पता है ना क्या होता है, बहुत अधिक लो, है ना। अल्ट्रा लो प्रेशर कंडीशन अप्लाई कर देता है, क्योंकि सारा गैस निकाल देता है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये समझ गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये ग्लास ट्यूब लिया था उन्होंने और इन दोनों एंड पर उसने मेटल का कैप लगाया था, और उसके बाद सामने कहीं पर एक बैटरी था। ये तुम्हारा बैटरी है, ये बैटरी है। तो तुम मुझे बताओ, अब इसमें एक को तुम्हें कैथोड और एक को एनोड मानना है, तो कैथोड और एनोड को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया है कि दो ठो वर्ड याद रखना, PaO और एक ठो NCr। तो ये होता है नेगेटिव कैथोड और रिडक्शन, है ना। यानी कि कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो चलो इसको मान लिया मैं कैथोड, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं फिलहाल, कैथोड। तो इसको मैं यहाँ इस कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैसे जोड़ूंगा, वाया वायर, है ना। तो यहां से हमने कोई वायर निकाला और उस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक। और फिर उधर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ पर, और यहां से एनोड को मैं जब उसको कैथोड माना हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, एनोड। और एनोड को याद करने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव एनोड, यानी कि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा एक वायर के जरिए, ठीक। अब जैसे ही बैटरी को, इतना हो गया सेट तुम्हारा, जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाएगा, तुम बैटरी को जैसे ही ऑन करोगे तो यहां से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या जाएगा, बैटरी से क्या जाएगा, बैटरी हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, कहां पर आएगा, कैथोड में आएगा, ठीक। अब जब कैथोड में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आ गया तो तुम मुझे बताओ, कैथोड तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्टिकल है, और इस ट्यूब में उसको सामने क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, सब इधर आएगा, इधर खुद को अट्रैक्टेड महसूस करेगा, और सब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, ऐसे, ठीक। अब चूंकि अच्छा ये क्वेश्चन यही है कि उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों नाम दिया, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया ना तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट? अब बस इतना ही था। और इस तरह से उन्होंने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारा रेज है, ये जो रे जिसको कैथोड रे बोल रहा है, उसमें उसको कैथोड रे ही बोला, वो बाद में मेगाट्रॉन बोला, बाद में फिर नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, जो अच्छा लगा उनको। तो ये चूंकि ये कहां से रिलीज हो रहा था, किधर से किधर मूव कर रहा था, कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए नाम हो गया कैथोड रे। अगर उनको दिखता कि उधर से इधर तो शायद वो एनोड रे बोलते, लेकिन उनको क्या दिखा था, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ा था, इसलिए नाम पड़ गया इस एक्सपेरिमेंट का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। लिखेंगे, पहले तुम एक बार इसको नोट कर लो। इसका नेचर कैसा है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नेचर ऑफ कैथोड रे। नेचर ऑफ, डायग्राम के बाद हम लोग ये क्या लिख रहे हैं, नेचर ऑफ कैथोड रे, नेचर ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड रे का नेचर यहां पर कैसा होगा वो समझो। कैथोड रे का नेचर होगा कि जब तुम यहां पर, मतलब मैं लिख रहा हूं अप्लाइड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फील्ड्स आर डिफ्लेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, चूंकि कैथोड रे हमारा क्या है, कैथोड इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो तुम अगर मान लो सामने में तुम क्या रखोगे, कहीं से बाहर से, आउटर सोर्स से तुम अगर कहीं से लाते हो और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, कैथोड रे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, कैथोड रे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो हमने वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर तुमने बीच में अगर मान लो पेडल व्हील रख दिया, है ना,
पेडल व्हील्स को रख दिया। पेडल व्हील्स का मतलब ये, जैसे तुम्हारा ये ट्यूब था ना, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कोई मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। अब तुम यहाँ पर मान लो बीच में क्या रख दिया, कोई ऐसा पेडल रख दिया, तो इसको क्या कर देगा ये, चूंकि ये इसमें एनर्जी है ना, तो इसको क्या कर देगा, ये रोटेट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक जो तो मैंने अगर पेडल व्हील्स रखा है तो उसको ये क्या कर देगा, रोटेट्स। ठीक। अर्लियर इसको क्या बोला जाता था, अर्लियर, है ना, इट वाज रोटेट्स, ROTATES। अर्लियर इट वाज, कैथोड रे को सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया था तब इसको क्या बोला गया था, मेगाट्रॉन्स, मेगाट्रॉन्स। मेगाट्रॉन्स और मेगाटॉन्स थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, मेगाटॉन्स होगा शायद, यह देख लेना। अब उसके बाद आओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट वो ये है, और वो क्या है, वो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो कैथोड रे है ना, कैथोड मतलब नेचर ऑफ कैथोड रे, मतलब ये सब जो भी नेचर है ना कैथोड रे का, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेज do not depend on gas filled in glass tube or electrodes used। इसका मतलब समझे कि कैथोड रे का जो नेचर है ना, ये सब करने का जो नेचर है कैथोड रे का, वो कभी भी उस ट्यूब के अंदर में जो गैस फिल किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। उस ट्यूब में जो भी गैस फिल किया गया है उसके ऊपर कैथोड रे का नेचर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड तुम्हें पता है ना क्या होता है, मेटल का रॉड होता है जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना, हम लोग क्लास 10 में भी ये चीज पढ़े हैं। तो ना तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है और ना ही उस ट्यूब के अंदर में जो गैस फिल किया गया है उस पर डिपेंड करता है कैथोड रे का नेचर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। देखो आज हम लोग किसको देखेंगे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला था, प्रोटॉन मिला था। ठीक है, और बाय द वे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रोटॉन का डिस्कवरी, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, जबकि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने करा था, रदरफोर्ड ने किया था। बिल्कुल रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन रदरफोर्ड से भी पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये जो है ना एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला था प्रोटॉन के बारे में, ये रदरफोर्ड का नहीं, ये किसने किया था, ये किया था ई गोल्डस्टीन ने, है ना, 1886 में। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोटॉन का, इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए, एनोड रे एक्सपेरिमेंट के जरिए। लेकिन उन्होंने तब यहाँ पर प्रोटॉन को प्रोटॉन नहीं बोल पाया था, प्रोटॉन को उसने कैनाल रे बोला था। ठीक है, तो जबकि बाद में उसी कैनाल रे को रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि यही प्रोटॉन है, तो इसीलिए क्रेडिट रदरफोर्ड को चला गया। हालांकि इनका भी क्रेडिट है, इनको भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो गोल्डस्टीन ने किया था वो कैसा किया था। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का। इसमें हम लोग क्या, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक ट्यूब लिया था, ग्लास ट्यूब लिया था। ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, हमने लिखा है ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर में क्या भरा हुआ है, H2 गैस।
हमने लिख दिया H2 गैस, लेकिन यहाँ पर कोई भी गैस हो सकता है, कोई भी गैस यहाँ पर यूज किया जा सकता है जिसके अंदर में क्या है, एयर का काफी कम प्रेशर है, लो प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर गैप है ना, और चूंकि इस ट्यूब के एक एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, इसीलिए ये मेरा क्या है, इसीलिए ये साइड मेरा क्या होगा, कैथोड है ना, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, इसीलिए ये मेरा होगा एनोड। अब ये जो है ना, ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। तुम्हें मैंने पढ़ाया था कैथोड में कि कैथोड में क्या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कि वहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि बैटरी बहुत अच्छा सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे हम लोग बैटरी ऑन करते थे तो इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाता था और फिर कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होता था। जबकि यहाँ पर क्या होगा, एनोड हमारा इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और अंदर में H2 गैस है। जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाएगा ना, तो यहाँ इसके अंदर में जो भी H2 गैस हैं, जो H2 गैस हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटम्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में। एंड अगेन जब ये फर्दर और अभी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना, करंट का पास होना, तो फिर से ये हमारा ब्रेक हो जाएगा किस में, H+ और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ठीक, आने की आयनाइज हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो H+ मिला यही तो प्रोटॉन है। इसका मतलब यहाँ पर जो H2 गैस है ना, तो वो ढेर सारा तुमको क्या दे दिया, H+ दे दिया, ढेर सारा H+ दे दिया, ढेर सारा H+। और ये सारा H+, चूंकि H+ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और कैथोड की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है ना, तो वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो वो सारा इधर मूव करेगा, किधर, कैथोड की तरफ। अब देखो, जब उन्होंने गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ रेज ऐसे हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, उसको इसने बोल दिया क्या, एनोड रे। और हम लोग उसको जानने लगे क्या, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। यही सेम टू सेम नहीं है, उसमें भी तो वही था, जे थॉमसन ने भी क्या किया था, उसने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने उनका नाम दिया था कैथोड रेज। हालांकि उस समय उनका नाम उन्होंने क्या रखा था, हमने बताया था मेगाट्रॉन्स। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के नाम से इलेक्ट्रॉन नाम उसने फिर मॉडिफाई किया था। तो यहाँ वही है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ ये रेज जा रही है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सॉरी, पॉजिटिव आयंस, यहाँ लिखना एज पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको बोला गया एनोड रे। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है कि वाई एनोड रे, ठीक है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ ये रेज मूव कर रहा था, इसीलिए एनोड रे। तुम ये बात लिखो, ये पिक्चर को ड्रॉ करो, अच्छे से समझो, उसके बाद मैं भी इसका प्रॉपर्टी बता रहा हूं, नोट करो। देखो फिफ्थ पॉइंट को देखो, हाँ, ये जो मेरा 5वां पॉइंट है, इसमें क्या है, नेचर ऑफ एनोड रे, नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। क्यों, वाई, वही इसलिए क्योंकि वही गैस तो हमारा ब्रेक हो रहा है ना आयंस में। अब मान लो वहां पर H2 गैस के जगह मान लो किसी ने नाइट्रोजन गैस लिया होता, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव आयंस मिलता, जो भी गैस लिया जाएगा उसी का पॉजिटिव आयंस मिलेगा, और उसका अपना मास होगा, उसका अपना मास होगा, अपना चार्ज होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है कि नेचर ऑफ एनोड रे कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। जबकि कैथोड रे के केस में क्या था कि कैथोड रे में लिखा था कि नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर से आ रहा था, बैटरी से आ रहा था, इसलिए गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। यहाँ तो गैस ही ब्रेक होकर के हमें प्रोटॉन दे रहा है, तो कंप्लीटली गैस पर ही डिपेंड करेगा ना।
ठीक है। अब ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ आखिरी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना जाने अब तक कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। जैसे ये पॉइंट है क्या, दी ई बाय एम रेशियो ऑफ एनोड रे इज स्मॉलर than that of इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझो, ये E बाय एम रेशियो जो होती है ना एनोड रे की, वो हमेशा कम होती है किससे, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ये E बाय एम रेशियो क्या होती है, देखो E बाय एम, ये जो है ना, E का मतलब तुम यहाँ क्या समझोगे, चार्ज, और M का मतलब क्या समझना है तुम्हें, मास। E का मतलब चार्ज और M का मतलब मास। तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों का तो चार्ज सेम नहीं होता है, बस इसमें क्या लगाना है, वहां पर एक में प्लस और एक में माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, और अगर प्रोटॉन है तो प्लस, बाकी वैल्यू तो वही रहती है, प्लस और साइन अपोजिट होता है। तो मान लो ये हमारा फिलहाल के लिए है ना, ये हमारा सेम है, तो मास से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, देखो तुम्हें ये तो पता होगा कि देखो E बाय एम, अगर मान लो हमने यहाँ लिख दिया E बाय एम यानी कि इलेक्ट्रॉन का, ठीक, और हमने यहाँ लिखा E बाय एम किसका, ऐसा, तो ये क्या हो गया, E बाय एम प्रोटॉन का। तो देखो E को फिलहाल मान ले रहा हूं मैं क्या, कि कांस्टेंट है, वो सेम टू सेम है। अब मास देखो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होती है ना, तो ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो मास होती है वो कितनी होती है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जबकि प्रोटॉन की जो मास होती है वो कितनी होती है, प्रोटॉन की मास कितनी होती है, वो होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। हाँ, ये 7 है, ठीक। अब तुम मुझे बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये या ए। और सर क्या पूछ रहे हैं, इतना भारी सवाल नहीं ये वाला वैल्यू बड़ी है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये वैल्यू बड़ी है। तो जब ये वैल्यू बड़ी है और ये मेरा न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में पता है हमें कि प्रोटॉन की वैल्यू बड़ी है, प्रोटॉन की वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है इलेक्ट्रॉन की, तो तुम मुझे बताओ जरा कि मान लो ये, इसको मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में सेम कर दिया है ना, और यहाँ पर एक में है 4 और एक में है 6, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अगर न्यूमरेटर तुम्हारा सेम हो तो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी। कैसे, लोअर द वैल्यू ग्रेटर द वैल्यूएशन। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की उतनी बड़ी वैल्यू होगी ना। तो फिर यहाँ पर क्या बड़ा है हमारा 2/4। तो लाइकवाइज चूंकि ये दोनों चार्ज हमने कह दिया कि सेम मान लो, और यहाँ पर प्रोटॉन की जो मास है वो हमारी बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है और प्रोटॉन का मास बड़ा है, तो छोटा जिसका वैल्यू है, वैल्यू जिसका छोटा है वही ना बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। तो हमने वही लिखा है कि दी E बाय एम रेशियो ऑफ एनोड रे। तो सर एनोड रे क्या होता है, एनोड रे, तो एनोड रे प्रोटॉन होता है, एनोड रे प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा कैथोड रे होता है। तो क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि दी EM रेशियो ऑफ एनोड रे इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन के जगह यहाँ और क्या लिखा जा सकता है, कैथोड रे। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, या फिर यहाँ वो लिख देगा मान लो प्रोटॉन और यहाँ पर लिख देगा इलेक्ट्रॉन, और पूछ देगा किसका, विच वन हैज ग्रेटर E बाय एम रेशियो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो तुम समझ जाना क्या पूछ रहा है वो, एनोड रे और कैथोड रे से भी पूछ सकता है कंपैरिजन करके, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो E बाय एम रेशियो किसकी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की बड़ी है, और प्रोटॉन की E बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम है। तो हमने वही लिखा है E बाय एम रेशियो ऑफ एनोड रे यानी कि प्रोटॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको DBI क्यों कर लो, न जाने कितनी बार अभी तक इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है,
तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को कौन कंडक्ट किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इसमें क्या हुआ था देखो, सबसे पहले एक सोर्स लिया गया। क्या चीज का सोर्स लिया गया? ये तुम्हारा है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और मैंने तुम लोग को बता दिया पहले ही कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? तो देखो, तुम कुछ नहीं तो इतना तो जानते हो कि हीलियम नाम का एक एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, ये पता है ना? हाँ, तो हीलियम जो होता है ना, इसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करा दो, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसका लॉस करा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा? He पर 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है ना, तो हीलियम पर क्या हो गया? 2+ हो गया। तो यही वाला क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। हीलियम पर 2+, ये जो है ना, वही कहलाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना? तो जेम्स चैडविक ने, किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने सबसे पहले क्या लिया? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब एक ऐसा चीज लिया जहां से ढेर सारा अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करा सके। जैसे हम लोग लाइट के लिए हम लोग क्या सोर्स लेते हैं? अपने कमरे में हम लोग बल्ब लगाते हैं या टॉर्च हम लोग रखते हैं, तो उसी तरह उसने अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स के लिए कुछ तो उसने लिया। इसको मान लो तुम सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फिर सामने में उसने क्या रखा? एक थिन रॉड रखा, एक पतला सा रॉड रखा, जो क्या चीज का था? बेरिलियम का। किसका था? बेरिलियम का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? यह थिन रॉड ऑफ बेरिलियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एस्टोलियम, ठीक है, बेरिलियम का BeR होता है क्या? देख लेना, बेरिलियम डबल L होता है। एनीवे, तो एक थिन रॉड लिया उसने बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मास नंबर होता है 9। ठीक है, अब यहां से उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को इस थिन रॉड में, बेरिलियम का जो थिन रॉड है उसमें उसने बम्बार्डिंग किया, है ना? तो यहां से ये सारा जा रहा है अल्फा पार्टिकल्स और इस पर टकरा रहा है। ये क्या जा रहा है? अल्फा पार्टिकल जा रहा है। ठीक है ना? जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BE, समझ आओगे ना? BE फॉर बेरिलियम। तो ही नोटिस, उसने नोटिस क्या किया कि सारा रेस इस बेरिलियम रॉड से आर पार चला जा रहा है, मतलब इसको क्रॉस कर जा रहा है। जब उसने देखा कि क्रॉस कर जा रहा है, तो जस्ट उसने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर उसने क्या अप्लाई किया? क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा रख करके। क्या रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा तो पता चला कि इसको भी क्रॉस कर जा रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में तुमने क्या देखा था कि वहां पर वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, वहां पर कैथोड रे या एनोड रे क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट करता रहा था। ये लिखवाया है ना मैंने, तो वो पता है ये बात। लेकिन वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल था। लेकिन यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस कर जा रहा था विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इससे उसने क्या देखा? यहाँ अब यहाँ पर फिर से एक उसने क्या रखा? पैराफिन वैक्स रखा। क्या रखा यहाँ पर? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे होकर के कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल भी क्रॉस नहीं कर सकता है, वो उसको वहीं पर रोक देता है। तो उसने जस्ट देखने के लिए कि देखें जरा इसको भी क्रॉस करता है तो यहाँ पर कुछ रहता है क्या, तब उसने पाया कि यहाँ पर क्या रह जा रहा है? न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या उसको मिल रहा है? एक पार्टिकल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक पार्टिकल। हालांकि उसको यहीं पर पता चल गया था कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी डेविएट नहीं कर रहा है और उसको भी आर पार कर जा रहा है, तो उसको पता चल गया था कि इसका मतलब जो भी यहाँ पर पार्टिकल है वो चार्जलेस है। क्योंकि अगर उसमें चार्ज होता तो क्या करता? खुद का डिफ्लेक्शन करता, लेकिन वो नहीं हो, उसमें ये नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वो एज इट इज क्रॉस कर जा रहा था। तो यहीं पर उसको कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर चार्जलेस पार्टिकल है। लेकिन कौन सा पार्टिकल है? तो यहाँ पर जब उसने आगे, इसके आगे रखा पैराफिन वैक्स रखा। पैराफिन वैक्स क्या मटेरियल होता है, तो उसने देखा कि यहाँ पर रेस तो क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा कि कुछ कुछ
पार्टिकल्स यहीं पर अटक गया। जब उसको उसने स्टडी किया तो पता चला कि ये चार्जलेस पार्टिकल है। क्या है वो? चार्जलेस पार्टिकल है। तो चार्जलेस पार्टिकल है तो उसने नाम दिया न्यूट्रल, और न्यूट्रल से ही बन गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्कवरी हुआ था। हालांकि कभी भी आज तक कभी ये नहीं पूछा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ था, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, आज तक कभी नहीं पूछा है। जब भी पूछना होगा तो क्या पूछेगा? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूछेगा, डिजिट फंक्शन का पूछ सकता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है, लेकिन इसका पूछता नहीं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना ही है। और इस तरह से उसने फाइंड आउट कर लिया था किसका? न्यूट्रॉन का। अब इसमें एक बात तुमको ध्यान देना है कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों? देखो, उसने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम लिया, समझ रहे हो ना, और फिर प्लस, अच्छा इसका कितना है? एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर होता है 4। सामने बेरिलियम लिया है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। तब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ना, चूंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों है इसको भी समझना। तो इन दोनों जब रिएक्शन किया ना, बॉम्बार्डिंग किया ना, यहाँ पर बहुत जगह ये जो रेस निकल रहा है ना, वो हाईली एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा। तो वो धमाका होगा, बहुत जोर का विस्फोट होगा। यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो उसने देखा कि वो क्या बना? C6H12 और प्लस इधर न्यूट्रॉन उसको बन रहा है, ठीक है ना। तो तुम मुझे बात बताओ, ये बीच में कार्बन कहां से आ गया? कहां हीलियम और कहां बेरिलियम का रिएक्शन था और आ जा रहा है कार्बन? वो इसलिए क्योंकि देखो, होना क्या चाहिए था? आइडियली कुछ और प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन देखो इसका है एटॉमिक नंबर 2 और इसका है एटॉमिक नंबर 4। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 4, दोनों का सम करो तो कितना आता है? 6, और 6 में कौन है हमारा? कार्बन है, तो उसका प्रोडक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम का न्यूक्लियस और बेरिलियम, आखिर एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन डिसाइड करता है ना, और प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस, बेरिलियम का न्यूक्लियस दोनों रिएक्ट किया है, और चूंकि न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ है और एक नया न्यूक्लियस बना, किसका? दोनों का न्यूक्लियस मिल गया, यानी सम हुआ। सम मतलब समझते ना, SUM, सम मतलब ऐड, दोनों का सम हुआ तो एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, किसका? कार्बन का। इसीलिए ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन मान लो पूछेगा तुमको कि इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो तुम यही लिखोगे, और प्लस यहाँ पर ढेर सारा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज होता है, रेज। तो इसमें बस इतना ही है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा कब हुआ था? तो मैं अभी इसके बाद तीनों पार्टिकल का लिखवा देता हूँ कि कब कब हुआ था और किसने किसने किया था, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, मैं अलग से लिखवा देता हूँ। इसमें बस इतना ही है। कोई डाउट है क्या? तुम लोग कुछ पूछना है? हाँ करेगा, लिखो। तो इसमें लिखो He2 प्लस H अल्फा पार्टिकल्स आर यूज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद एज अ थिन रॉड क्या यूज किया गया है? बेरिलियम, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिख सकते हो? इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और कुछ लिखना है इसमें? बस इतना ही, ठीक है। हाँ, और एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट डिफ्लेक्ट, ये किसको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है? डू नॉट डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स के रेज को ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। बस इतना ही लिख लो। एक तरफ लिखोगे
इधर प्रोटॉन है ना, बीच में लिख दो न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्यों, इलेक्ट्रॉन लिखो, और लास्ट में लिखो न्यूट्रॉन। और यहाँ पर हम लोग उसका क्या लिखेंगे, चार्ज, है ना। फिर हम लोग इधर क्या लिखेंगे, सभी का मास, और फिर यहाँ पर लोग लिखेंगे कि किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो चलो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसीलिए उस पर प्लस का साइन होता है पहले, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसीलिए इसके पहले क्या लग जाता है, माइनस साइन। जैसे चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वही सेम वैल्यू यहाँ पर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस साइन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, समझ गए। और न्यूट्रॉन, तो ये तो चार्जलेस ना होता है इसीलिए 0। ठीक है, उसका बताया मास, कौन बताएगा मास हमें प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास कौन बताएगा, बोलो। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 9.11, या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, याद रखना, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, मतलब डिफरेंस होता है, एक इतनी सुपर डिफरेंस होता है। तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, बतिया ऐसे में डिफरेंस इतना नहीं मानी, और उतना का जब डिफरेंस रहता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसका भी मास प्रोटॉन के मास जितना ही लिखना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्या डिफरेंस है पता है, यहाँ पर प्रोटॉन का मास होता है 6762 और उसका होता है 6749, यानी तीसरे और चौथे डिजिट में, पॉइंट के बाद तीसरे और चौथे डिजिट में डिफरेंस है, तो वो माइनर डिफरेंस ही हुआ ना। उसके बाद डिस्कवर का तुम लोग खुद लिख लोगे। बताओ प्रोटॉन का डिस्कवर कब हुआ था, सॉरी किसने किया था, जे थॉमसन किया था प्रोटॉन का खोज, रदरफोर्ड किया था, और ई गोल्डस्टीन ने किया था, है ना। तो सबसे पहले इसका खोज हुआ था ई गोल्डस्टीन के जरिए, ई गोल्डस्टीन ने कब किया था, 1886 में, 1886 में। लेकिन बाद में रदरफोर्ड आए कब, 1909 में, और बोले कि यही जो गोल्डस्टीन जिसको बोला है कैनाल रेज, उसी का नाम है प्रोटॉन। कब रदरफोर्ड ये बात बोला, 1909 में। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था जे थॉमसन के जरिए, कब हुआ था, तो 1897। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में। अगर मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, why the discovery of neutron becomes so late, इतना लेट क्यों हुआ, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें रहेगा बिकॉज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, वही होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है।